हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए लॉ ऑफ मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले तो न्यूटन के जो थ्री लॉज होते हैं जो उन्होंने दिए थे। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लॉज दिए जाते हैं, जिसको हम अलग अलग तरीक़ों से अपने वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। तो हम फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में हो या फिर ये मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा, जब तक वो कोई भी उसके अंदर मूवमेंट या कोई भी उसकी चेंजेस नहीं आएंगी, उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का मतलब बाहर से कोई तो फोर्स ना लगे, ये कहता है। इसकी हम डेरिवेशन की बात डेफिनेशन की बात कर लें तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। आप देख सकते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। सेकेंड लॉ स्टेट करता है दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन straight line unless the compelled to change that state by unknown force। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, आज मेरी पहली क्लास है तो इसमें थोड़ा हो सकता है कैमरे की प्रॉब्लम हो, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं। ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो अप्लाइड फोर्स की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि जब भी मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स गिरेगा, फोर्स भी बढ़ेगा। पर इन्वर्सली का मतलब होता है कि वो एक दोनों डिपेंड है, वो आपस में एक उन लोगों में बॉन्डिंग है कि वो जब भी वो बढ़ेगा तो वो भी दूसरा भी वो अपने आप बढ़ाएगा। तो इसके अंदर भी यही होता है, जैसे कि अब मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि पी इक्वल टू एम वी को जब हमें इंक्रीज करना होता है तो हम उसमें एक फोर्स लगाते हैं। जो फोर्स जब हम इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम ऑलवेज अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, इसमें एक छोटी सी चीज़ हमें और समझनी चाहिए कि इन्वर्सली और डायरेक्टली में क्या फ़र्क होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, इन्वर्सली का मतलब होता है कि वो दोनों आपस में डिपेंडेंट है, कि दोनों इंक्रीज होंगे। पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है उसका मतलब होता है कि जब नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक ये घट जाएगा जो उसके प्रोपोर्शनलिटी में होगा, और ऊपर वाला जब बढ़ेगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिक घट जाएगा। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन डायरेक्टली में डिफरेंस। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम होता है। ये हम इसके ड्राइवेशन की बात कर रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में कई बार आती है, जो एक एक नंबर में आ जाती है। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी पी बाई डी टी आएगा। डिफ्रेंशिएट ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पे, तो इसका हमारा मिलेगा एम डी बी बाई डी टी। ये डिफ्रेंशिएट करने के आपके फॉर्मूले आपकी बुक में दे दिए होंगे। कैलकुलस में एक छोटा सा पार्ट होगा एनसीईआरटी में, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमें फोर्स इज इक्वल टू एम ए मिलेगा, जहाँ पे ए एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो यहाँ से हमें फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला मिल जाता है। ये एक इसकी बहुत आसान सी डेरिवेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए, इसी में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये होगा, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg दे रखा है। ठीक है, चेंज हो रही है वो v1 इज इक्वल टू 2i, ये वेक्टर टाइप का है। ठीक है, अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस के मीटर पर सेकेंड टू v2 इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 2j प्लस 3k मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये इसका टाइम हमें इसमें दे रखा है 3 सेकेंड में, और हमें इसे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पी, यानी कि मोमेंटम। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम पी भी लिख देते हैं तो उसका मतलब मोमेंटम ही होता है, इसमें कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा।
ये तो छोटे छोटे फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है P इज इक्वल टू mv2 होता है, और mv1, ये हमने मोमेंटम फाइंड करना है यहाँ पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करा है हमने, तो m2 और mv1 को हमने माइनस कर देंगे तो हमें जो इसका वो होगा फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो m तो हमें कुछ अभी यहाँ पे दे नहीं रखा, तो अभी हम -3i + 2j + 3k -2i i कैप + 3j कैप + k कैप को लिख देंगे। ठीक है, ये माइनस का है तो इसका माइनस करने का तरीका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। किसी भी वीडियो में हम आपको सिखा देंगे रेंडमली। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइनस करना वेक्टर में। ठीक है, मतलब ये जैसे हम समझते हैं कि नॉर्मली तौर पे नहीं किया जाता, इसका तरीका थोड़ा अलग होता है कि हम सोचे कि इसको डायरेक्ट ऐसे माइनस कर दिया जब हमें हो जाता है। इसका साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे दे रखा है -3i और यहाँ पे बाहर माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे 2i दे रखा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5i। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है ये माइनस माइनस। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बड़ी डिजिट के सामने जो माइनस का साइन हो वही आपका फाइनल प्रोडक्ट के सामने भी आता है। तो हमारे यहाँ से अभी m के साथ ये आंसर निकल जाएगा 5i, ये माइनस में होगा, -j + 4k। ठीक है, आ, तो अब हमारे यहाँ से ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा एक और आ चुका है। अब हम यहाँ पे डेल्टा p मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है हम इसको हमने अब खोलना है, मतलब हमने इसको एक उसमें डाल दिया है कि अब देखिए, आप देखते रहिए, आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिक इसको। ये अंडर रूट फॉर्म में आ जाएगा मॉडुलस जैसे ओपन होगा, क्योंकि ये तो हमने पी लेट कर ही रखा है। तो पी इज इक्वल टू इतना, तो हम जब यहाँ पे पी पे मॉडुलस लगा देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे अब आपका आंसर ये 2 को जो हमें मास दे रखा होगा 2 kg, हमें यहाँ पे ऊपर देखिए आप मास दे रखा है इस जगह पे, हमने आपको क्वेश्चन में बताया 2 kg मास। तो अब यहाँ पे 2 kg आप जब पुट करेंगे और -5 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, ये सारा कुछ मॉडुलस की वजह से हुआ है। मॉडुलस जो है वो आपकी जितनी भी टर्म होता है उसके ऊपर एक अंडर रूट लाके स्क्वायर लगा देता है। ठीक है, ये क्योंकि मॉडुलस टर्म है तभी इसको मैंने ऐसा किया है, वरना आपको इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा 2 × 42 रूट में। ठीक है, और जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12.96 kg/m/s इनवर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको एक बार आप 3-4 बार कर लीजिएगा तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप मिलेगा। ठीक है, बच्चों हम बात करेंगे अब थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ न्यूटन का ये कहता है कि एवरी देखिए, बॉडी हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात कर लें कि ये इसके मतलब अगर हम समझना चाहे डीप में, तो ये चीज कहना चाहता है कि जब भी स्टेट वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, मतलब अगर कोई भी बॉडी जो होती है फोर्स लगाती है फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे, इसके पीछे आप थोड़ा सा मास मान लीजिए सेकेंड बॉडी पे। ठीक है, तो सेकंड बॉडी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी ऑन फर्स्ट बॉडी पे, यानी कि ये जो जितना फोर्स इस पे लगाएगी वो इतना फोर्स इस पे भी लगाएगी। अगर हम इसको थोड़ा साफ डायग्राम बना के देखें तो इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में आपस में इधर भी इतना फोर्स लगेगा, इधर भी इतना फोर्स लगेगा। तो ये कहना चाहता है कि अपो कि जितना फोर्स एक बॉडी पे लगता है, मतलब कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, वो हमेशा कभी भी आपस में ट्रांसफर होती है, बस वो कभी भी खत्म नहीं होती। इसका एक मतलब हम और भी ये भी समझ सकते हैं कंजर्वेशन का। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि ये दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, बस थर्ड लॉ इतना ही बताता है। फिर हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। ये स्टेट करता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सेटिस्फाई करता है। ऑफ लीनियर मोमेंट यस। देखिए, जब नो नेट एक्सटर्नल, यानी कि कोई भी बाहरी फोर्स जो होगा वो नहीं लगेगा एक्ट ऑन अ सिस्टम कंस्ट्रक्टिंग ऑफ several particles, the total linear momentum of the system is conserved। ये बोलता है जब नो नेट एक्सटर्नल फोर्स की कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स बाहर से किसी भी बॉडी पे अप्लाई जब नहीं होगा, सॉरी, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम होगा, नेट नहीं होगा, मतलब थोड़ा वैसे हो सकता है ऊपर नीचे, मतलब इस तरह से कुछ है, तो वो सेवरल पार्टिकल को कंसिस्टिंग, और जो पार्टिकल के अंदर सेवरल पार्टिकल्स होंगे उनके जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, उसमें चेंज नहीं है। सीधी सी बात होता है, इसको कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं होगा, इसके पार्टिकल में कोई मोमेंटम नहीं होगा और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक बहुत कॉमन लॉजिक है, बस ये यही बताता है। हम बात कर लेते हैं इम्पल्स की। हाँ, पहले हम इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम एक चीज और समझ लेते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से एक आपका नहीं है। यहाँ पे सीधे इम्पल्स पे हम इम्पल्स पे आते हैं सीधा। ये कहता है जब किसी भी दो बॉडी, यानी कि इन दोनों बॉडी के बीच में जो कोलिजन होगा, कोलिजन मतलब इनके अंदर जो कोलिजन होगा, इसको ए लेट कर लीजिए, इसको बी लेट कर लीजिए, इनके कोलिजन कोलिजन होगा एट द टाइम टी ड्यूरेशन पे, टी ड्यूरेशन पे, टी टाइम पे मान लीजिए। ठीक है। तो इनके अंदर ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होगा, इसी को हम वो कहते हैं इम्पल्स। इसकी बहुत अच्छी सी वो होती है डेफिनेशन, अब नोट कर लीजिएगा। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ
एवरेज force and the time for which the force acts, and it is equal to the change in momentum। इसकी डेरिवेशन होती है, इम्पल्स को हम जो होता है इससे आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला तो वो होता है एफ एवरेज, यानी कि फोर्स का एवरेज और डेल्टा टी का मल्टीप्लिकेशन इस पी। देखिए सीधी सी बात है, इन्होंने कुछ नहीं किया, बस इन्होंने एक वो बना दिया कि इम्पल्स जो होता है वो मोमेंटम के इक्वल होता है और एवरेज फोर्स इनटू टी इज इक्वल टू मोमेंटम होता है। ये एक बहुत वो है कि आगे आपके डेरिवेशंस पे काम आएगी, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी पहली वीडियो है। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स लेकर आएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपको पूरा 12th का इस बार का और 11th का इस बार का हम पूरा सिलेबस पूरा कराएंगे। 12th का सिलेबस हम दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 12th वाले बच्चे भी टेंशन ना लें, हम उनका दिसंबर से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, पर अभी 11th का चल रहा है। तो 11th वाले बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू।